नमस्कार दोस्तों। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों चर्चा करेंगे आज राज्य व्यवस्था पॉलिटी की, है ना, जो स्ट्रेटेजी के परीक्षा एग्जाम किताब है वहां से पहला आज का अपना टॉपिक है संविधान सभा, और ये आज का पहला लेक्चर है संविधान सभा का। ठीक है, कुछ चीजें जान लीजिए आप। सबसे पहले तो ये जानिए कि ये कौन सी सीरीज है ना। तो इस सीरीज के अंतर्गत आप लोग 60 दिन तक मेरे साथ रहने वाले हैं, और 60 डेज के अंदर संपूर्ण स्टैटिक जीके के लेक्चर्स को अपन लोग कवर करेंगे। कभी लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा, कभी थोड़ा सा कम होगा। अभी चूंकि स्टार्टिंग है ना, थोड़ी सी आप लोगों को हैबिट लगानी है, तो थोड़ा सा जो इसका ड्यूरेशन रहेगा वो शॉर्ट रहेगा। तो सबसे पहले आज अपन चर्चा करेंगे संविधान सभा की, है ना। तो इसका पैटर्न कैसे रहने वाला है, पैटर्न को समझने के लिए आप लोग समझिए कि सबसे पहले सुबह 6 बजे आप लोगों को एक वीडियो मिलेगी। आज थोड़ा सा लेट आप लोगों को मिलेगा, लेकिन इसके बाद कल से जो वीडियो मिलेंगे बिल्कुल सुबह 6 बजे मिलेंगे। इससे दो फायदे आप लोगों को होने वाले हैं। एक, आप लोग मेरे साथ तैयारी में बने रहोगे। दूसरी बात क्या है कि अगर प्रतिदिन 60 दिन तक आप लोग कोई काम करते हो तो वो बहुत अच्छे से आपकी हैबिट बन जाएगी, है ना। मतलब 60 दिन अगर आप लोग सुबह 6 बजे उठते हो, इसका मतलब है कि आपकी जो इस बार 2026 के अंदर जो एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें आप लोग कहीं ना कहीं बहुत लोगों से आगे होंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग सुबह 6 बजे उठ करके अपने टारगेट पर काम करने लगे हो। ठीक है, तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है कि अपन लोग इसको कंप्लीट कैसे करेंगे। आप लोगों ने देखा है लेक्चर सुबह 6 बजे, इसके बाद दिन में 2 से 3 बार, है ना, मैं बोल रहा हूँ दिन में 2 से 3 बार आप लोगों को उस चीज को रिवाइज करना पड़ेगा अपनी किताब से। ठीक है, आपने रिवाइज कर लिया है। इसके बाद शाम को बैठना है, शाम को या फिर दिन में जब भी समय मिले एक A4 साइज का ब्लैंक पेज लेना है, और बिना देखे सारी चीजों को रिकॉल करने का प्रयास करना है, यानी कि लिखना है ना, एक ब्लैंक पेज पर उनको लिखना है। इसके पश्चात क्या करना है, शाम को अभ्यास सिविल सर्विस के साथ आप लोगों को एमसीक्यू लगाने हैं। कहाँ पर? तो सर हमारे टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जो टॉपिक, जैसे आज संविधान सभा पढ़ रहे हैं तो शाम को हम वहां पर इन ऑब्जेक्टिव को लगवाएंगे। ऑब्जेक्टिव की खास बात यह है कि इनमें सारे पीवाईक्यू अपन शामिल करेंगे, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपन लोग इसमें शामिल करेंगे। तो ये पैटर्न अपना रहने वाला है। चलिए अब बात करते हैं संविधान सभा पर। ठीक है, उससे पहला थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्या बताऊंगा कि किस प्रकार से पैटर्न रहने वाला है ना। तो इसमें सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस देख लो आप लोग कि संविधान सभा से किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये देखिए संविधान सभा का जो पहला प्रश्न मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आईएएस के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। कहां पर? आईएएस के अंदर। तो आईएएस की प्री जो थी 1996 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहते हैं इस प्रकार के ना। तो इस प्रकार के प्रश्न संविधान सभा से आते हैं। यहाँ पर देखो, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो ये इस प्रकार के प्रश्न आपसे संविधान सभा के अंतर्गत पूछे जाने हैं, है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, ये पीडीएफ में मैं ग्रुप में डालूंगा, तो आप लोग वहां से इसको पढ़ सकते हो, है ना। ठीक है, चलिए आगे देखिए, एक आध प्रश्न और देख लीजिए फिर अपन लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन जो है संविधान सभा के विषय में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है ना। कौन सा कथन सत्य है? अच्छा, ये पूछा गया है, सत्य है। ठीक है, तो बहिष्ठ मताधिकार पर आधारित थी, प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, बहुदलीय निकाय थी, अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। इस प्रकार की डिटेलिंग की जाती है आईएएस जैसे यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस में, है ना। लेकिन ईएसबी जो है फैक्चुअल जो पूछती है, ईएसबी और एमपीपीएससी, चाहे यूपीएससी या फिर अदर स्टेट पीसीएस, है ना, ये कैसे पूछते हैं? ये डिटेलिंग के क्वेश्चंस पूछे हैं। तो उनके लिए हमें डिटेलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, उनके लिए हमें डिटेलिंग करनी पड़ेगी। ठीक, जैसे ही आप इसको देखिए, एमपीपीएससी का एक क्वेश्चन है 2012 का, संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। इस प्रकार से भैया डिटेलिंग चलती है। ठीक है, और कभी कभार ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि इसको देखो, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ पीएससी ने पूछा है 2005 के अंदर। तो सारी चर्चाएं हम लोगों को करनी पड़ेंगी भैया, इतने लेवल तक जाकर के हमको समझना पड़ेगा। एक प्रश्न और दिखाता हूँ आप लोगों को, है ना। इसको देखो, 2020 के अंदर एमपीपीएससी के अंदर एक प्रश्न पूछा गया। उस प्रश्न को आप लोग देखिए कि संविधान सभा के पहले मनोनीत उपसभापति कौन थे, है ना। तो पहले मनोनीत उपसभापति कौन थे, ये प्रश्न पूछा गया 2020 के अंदर। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ये प्रश्न भी एमपीपीएससी का पूछा गया 2010 के अंदर। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, ये यूपीपीसीएस के मेंस में पूछा गया 2011 के अंदर। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया, ये प्रश्न पूछा गया है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की थी, ये प्रश्न भी पूछा गया है। भैया तो अब मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनिए। एक कंक्लूजन जो निकलता है इन सारी चीजों को देखने के बाद, वो ये है कि हमें संविधान सभा पर जो बात करनी होगी वो एक तो फैक्चुअल भी करनी है, दूसरी डिटेलिंग भी करनी है। डिटेल्ड बात भी होनी चाहिए, फैक्चुअल बात भी होनी चाहिए, है ना। अब इसके लिए होगा क्या कि आज की जो वीडियो है इसमें अपन लोग बात करेंगे परीक्षा धाम किताब की। परीक्षा धाम स्टैटिक जीके के अंदर सारे फैक्चुअल लेवल पर आपकी चीजें कवर हो जाएंगी। मैं बता देता हूँ कि काफी हद तक एमपीपीएससी के जो साधारण प्रश्न बनते हैं वो यहाँ से कवर होंगे, है ना। साधारण प्रश्न जो बनते हैं वो यहाँ से कवर होंगे। दूसरी बात, जो ईएसबी जो फैक्चुअल पूछती है वो यहाँ से कवर हो जाएगा। इसके अलावा सर क्या यहाँ से यूपीएससी लेवल का या फिर एमपीपीएससी का कोई डिटेल्ड क्वेश्चन कवर होगा क्या? तो भैया उसके लिए मैं संविधान सभा पर अलग से ही वीडियो डालूंगा, है ना। संविधान सभा की जिसमें चर्चा की जाएगी, है ना, और काफी डिटेल्ड वीडियो होगा 50 से 60 मिनट का, उसमें सारी चीजें क्लियर होंगी। काफी हद तक इसमें अपन क्लियर कर लेंगे, जो बिल्कुल बेसिक तथ्य है उनकी आज चर्चा कर ले। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। और अब थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आप लोग मुझे सुनिएगा कि किस प्रकार से संविधान सभा पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, है ना, इस वीडियो के अंतर्गत। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है संविधान सभा की बैठकों के बारे में, ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। भैया बहुत बेसिक प्रश्न है,
अगर आप लोग ये नहीं बना पाते हो उसका मतलब क्या है, एग्जाम से बाहर हो। तो 9 दिसंबर 1946 की घटना है, कब की, 9 ऑफ दिसंबर 1946 की घटना, पहली बैठक दिल्ली के अंदर पहली बैठक होती है। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो 9 दिसंबर 1946 को ये बैठक होती है। अच्छा, इस बैठक की महत्वपूर्ण बात क्या है, तो इस बैठक के बारे में आप लोगों को याद रखना है कि संविधान सभा की पहली बैठक में 207 लोगों ने भाग लिया था। कितने लोगों ने, 207 लोगों ने भाग लिया था संविधान सभा की पहली बैठक। सर इसमें महिलाएं कितनी शामिल थी, तो भाई याद रखना है कि 10 महिलाएं शामिल थी। बोलते रहिए ना, जब जहां भी आप लोग पढ़ रहे हो आपको गुनगुनाना है। 10 महिलाएं इसमें शामिल थी, ठीक है। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे, तो भैया सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा साहब सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, तो उनको अस्थायी अध्यक्ष या फिर सभापति बनाया गया है ना। इनको अस्थायी अध्यक्ष या फिर अस्थायी सभापति हम लोगों ने नियुक्त किया। अच्छा सर, क्यों किया ऐसा, क्योंकि भैया फ्रांस की परंपरा रही है। कहाँ की, ये फ्रांस की परंपरा थी। कौन सी, कि भैया वरिष्ठता के आधार पर हम लोग क्या करें, उनको चुनाव करें, है ना। अध्यक्ष अगर चुन रहे हैं तो कैसे कैसे अध्यक्ष थे ये, तो भैया ये अस्थायी अध्यक्ष थे। कैसे अस्थायी, है ना, स्थायी नहीं है। कौन सी बैठक थी, पहली बैठक, ठीक है। सारी चीजें क्लियर हैं अभी तक, ठीक। सर दूसरी बैठक की बात करते हैं। दूसरी बैठक 10 दिसंबर 1946 को होती है ना, अगेन दिल्ली में होती है। अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा साहब। क्यों, अभी आपने बनाया है उनको पहली बैठक में, ठीक है सर। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखें कि संविधान सभा की पहली समिति, संविधान सभा की पहली समिति है ना, कौन सी समिति, कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों का मनोनयन यहाँ पर किया जाएगा दूसरी बैठक में, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरी बैठक की बात करते हैं भाई लोगों। तीसरी बैठक में होता क्या है, 11 दिसंबर 1946 की घटना है। कब की, 11 दिसंबर, महत्वपूर्ण होती है 11 दिसंबर 1946। राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सभापति बनाया जा रहा है। क्या अभी तक आपके पास कोई स्थायी अध्यक्ष थे, नहीं। अब आपके पास स्थायी अध्यक्ष आ गए हैं। अच्छा, कौन आए हैं, राजेंद्र प्रसाद। कब बने हैं भैया, तीसरी बैठक में बने हैं। डेट कितनी है, 11 दिसंबर 1946 है, अच्छी बात है। यहाँ पर कुछ और हुआ था क्या, बिल्कुल भैया, बी एन राव, है ना, क्यों, बी एन राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया है। क्या नियुक्त किया है भैया, संवैधानिक सलाहकार। किसने नियुक्त किया है, सर बी एन राव को। कौन सी बैठक है भैया, तीसरी बैठक है। डेट क्या है, 11 दिसंबर 1946 है ना। अभी तक कितनी चीजें आप लोगों ने देखी हैं। पहली बैठक में आप लोग देख आए हो मेरे साथ कि सर पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जहां पर सर हमने सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को सर अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया। अच्छा सर, दूसरी बैठक में ना हमने पहली समिति यानी कि कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को चुन लिया। अच्छा, तीसरी बैठक में सर हमने राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सभापति बनाया और बी एन राव को सर संवैधानिक सलाहकार भी नियुक्त कर दिया। बहुत बढ़िया बात है, 11 दिसंबर 1940 तक आप इतनी काम कर चुके हो। सर चौथी बैठक होती है 12 दिसंबर 1940 को। कोई महत्वपूर्ण घटना इसमें नहीं है। होता यह है कि इसी बैठक में जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर रहे थे, लेकिन इस प्रस्ताव को अगले दिन के लिए टाल दिया जाता है। तो हमारे लिए तो कोई महत्वपूर्ण नहीं है। प्रश्न पूछा जाएगा पांचवी बैठक से। कहां से पूछा जाएगा भाई, पांचवी बैठक से। क्या पूछा जाएगा कि भैया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगा लेना। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को। कब, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया जाता है पांचवी बैठक में। किसमें भैया, पांचवी बैठक में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, पेश किया गया है ना, ये पारित नहीं है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें आप लोग कि पेश किया गया, ठीक है, क्या हुआ है, पेश हुआ है भैया। इस डेट को पेश हुआ था, किस डेट को, 13 दिसंबर 1946 को, है ना, पांचवी बैठक में। अच्छा, पारित कब होगा, तो पारित की डेट भी आप यहीं पर लिख लो कि पारित कब होता है, तो 22 जनवरी, है ना, 22 ऑफ जनवरी, 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को क्या होता है, ये पारित होता है ना। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, अगर आप लोगों को यहाँ कंफ्यूजन होता है। भैया एक होता है पेश करना, एक होता है पारित करना। तो मैंने कहा कि जो पांचवी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, इस 13 दिसंबर 1946 को पांचवी बैठक के अंदर क्या हुआ है कि जो आपके जवाहरलाल नेहरू हैं, सर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। यहाँ पर लिख लेना आप लोग कि उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, है ना। अच्छा सर, ये पारित कब होगा, तो भैया ये पारित होता है 22 जनवरी, कितना, 22 जनवरी 1947, 1947, 22 जनवरी 1947 को ये पारित हुआ था, ठीक है, याद रखना है इतनी घटना। चलिए, अच्छा, इस उद्देश्य प्रस्ताव का समर्थन यहाँ पर किसने किया था, तो पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। तो पुरुषोत्तम दास टंडन को भी आप लोग याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 11वीं बैठक आती है, कौन सी बैठक, 11वीं बैठक, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को एक बैठक होती है, 11वीं बैठक दिल्ली के अंदर। इसमें क्या होता है भैया कि संविधान को पारित कर दिया जाता है, अंगीकार कर दिया जाता है। कब, 11वीं बैठक के अंदर 26 नवंबर 1949 को। इस बैठक में भैया 15 अनुच्छेदों को लागू करने का निर्णय लिया गया था। बाकी के अनुच्छेद कब होंगे, 26 जनवरी 1950 से लागू किए जाएंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत सामान्य सी घटना है कि सर एक बैठक हुई है, कौन सी, 11वीं बैठक। 11वीं बैठक में क्या हुआ है सर, 26 नवंबर 1949 को ये जो बैठक हुई है, इस बैठक में सर संविधान को अंगीकार कर दिया गया है, सर संविधान को पारित कर दिया गया है ना। तो याद रखेंगे ना, संविधान को पारित किस बैठक में किया जा रहा है, सर 11वीं बैठक में। इस बैठक में कितने अनुच्छेद लागू होंगे, 15 अनुच्छेद लागू होंगे। बाकी के जो अनुच्छेद कब होंगे भैया, 26 जनवरी 1950 से क्या होंगे, लागू होंगे, अच्छी बात है। 12वीं बैठक में क्या होगा भैया, तो 24 जनवरी 1950 को। कब,
24 जनवरी 1950 को दिल्ली में जो बैठक होती है, इसमें सर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, है ना। तो इस बैठक में कितने, 284 सदस्यों ने, 284 सदस्यों ने क्या किए, संविधान पर हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे, और दूसरे व्यक्ति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। तो इस बैठक में 284 सदस्यों ने संविधान में हस्ताक्षर किए, और सर पहले व्यक्ति कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे, दूसरे कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ तक का जो घटनाक्रम है आप लोगों को एक बार मेरे साथ रिकॉल करना पड़ेगा। पहली बैठक की बात करें, पहली बैठक कब हुई सर, 9 दिसंबर 1946 को हुई, 9 ऑफ दिसंबर 1946 को हुई। इसमें क्या हुआ भैया, सबसे पहली बात, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा साहब को चुना गया, है ना। क्या आधार क्या था, वरिष्ठता आधार था। कहाँ की परंपरा है ये, फ्रांस की परंपरा है, ठीक है, हो जाएगा सर। दूसरी बात करें सर, है ना, तो पहली बैठक के पश्चात सर हम बात करते हैं तीसरी बैठक की, है ना। तो तीसरी बैठक में सर हुआ ये था कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, है ना, इसलिए हम तीसरी बैठक की बात कर रहे हैं। कब हुई थी, 11 दिसंबर को हुई थी सर। कौन चुने गए थे भैया, राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे, राजेंद्र प्रसाद, है ना, स्थायी अध्यक्ष। अच्छा ठीक है। अच्छा यहाँ पर कुछ और भी चुने गए थे क्या सर, बिल्कुल, संवैधानिक सलाहकार सर बी एन राव चुने गए थे, सर बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार भी यहीं पर चुना गया था। अच्छा सर, तीसरी बैठक के बाद ना पांचवी बैठक को भी याद रखना है। किसको, पांचवी बैठक को क्यों याद रखना है भैया, क्योंकि पांचवी बैठक में ही भैया हुआ क्या है, पांचवी बैठक में ही हुआ ये था कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं, इनके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाएगा पांचवी बैठक में, कब भैया, तो 13 दिसंबर, है ना, 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1940 को पेश किया गया। अच्छा पारित कब होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण तिथि है पारित करने वाली, है ना। तो 22 जनवरी, क्या 22 जनवरी 1947 को क्या होता है, पारित होता है, 22 जनवरी 1947 को ये पारित होता है। चलो, तो इतनी घटनाक्रम आप लोगों को याद रखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और फिर आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो इसके बाद हम देखेंगे संविधान में सदस्यों की संख्या। तो भैया संविधान के अंदर कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, आप सभी लोग जानते हो ना, 389 सदस्यों की संख्या थी, 389। अच्छा इसमें से क्या है भैया, तो प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रिटिश भारत से कितने थे ना, निर्वाचित सदस्य कितने थे ब्रिटिश भारत से, देसी रियासत से कितने थे। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि 292, 292 है ना दोस्तों, 292 कहां से थे, ब्रिटिश भारत से निर्वाचित थे। इसके अलावा देसी रियासत से कितने थे, तो 93 थे। कितने थे, 93 कहां से थे भैया, देसी रियासत से थे। और कमिश्नरी प्रांत से कितने थे भैया, तो 4 सदस्य कमिश्नरी, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र होते हैं, है ना, वहां से कितने थे, तो 4 सदस्य थे। समझ गए कि 389 सदस्य संख्या है कुल, उसमें से 292 ब्रिटिश भारत से हैं, 93 देसी रियासत से हैं, कमिश्नर से 4 हैं, है ना, 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से कितने हैं, 4 हैं। अच्छा सर, ये जो 389 सदस्य हैं, इनमें से सर कांग्रेस से कितने हैं, मुस्लिम लीग से कितने हैं, सर ऐसे ही प्रश्न बन जाते हैं। अच्छा तो भैया 208 कहां से हैं, कांग्रेस से, याद रखना, 208 कहां से हैं, कांग्रेस से हैं। सर 73 कहां से हैं, मुस्लिम लीग से हैं। सर 15 कहां से, अन्य दलों से। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग याद कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अपन लोग चर्चा करेंगे अब संविधान सभा में महिलाओं की। सबसे पहला बेसिक प्रश्न जो बनता है कि संविधान सभा के अंदर महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो 15 थी। पहला प्रश्न बहुत बेसिक जो बनता है, ये आपका सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी भैया, 15 थी, है ना। अब भैया हर एक महिला के बारे में वैसे तो अलग अलग चर्चा की जाती है, हर एक महिला के बारे में अलग अलग एक तथ्य याद करना पड़ता है। लेकिन अभी आप इतना मत कीजिए, जो डिटेल्ड वीडियो आएगा आप उसमें सारी चर्चाओं को कर लेना। जैसे कि अम्मू स्वामीनाथन है यहाँ पर, एनी मस्करीन है, बेगम एजाज रसूल है, तो इनके बारे में एक तथ्य याद कीजिए। किनके बारे में, बेगम एजाज रसूल के बारे में। क्या कि भैया इनका जो नाम है वो क्या है, बेगम कुदसिया एजाज रसूल है। क्या है, बेगम कुदसिया एजाज रसूल। अच्छा ये एकमात्र मुस्लिम महिला है, क्या है ये एकमात्र मुस्लिम महिला है, याद रखना। ये क्या है, ये एकमात्र मुस्लिम महिला है, तो याद रखेंगे ना आप लोग, ये एकमात्र मुस्लिम महिला है। कौन, बेगम एजाज रसूल। संविधान सभा के अंदर केवल और केवल एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, बेगम एजाज रसूल थी। ठीक है। अच्छा ये प्रारंभ में ना मुस्लिम लीग से थी, कहां से थी, प्रारंभ में ये मुस्लिम लीग से आई थी। ठीक है, तो ये प्रारंभ में मुस्लिम लीग से आएंगी, एकमात्र मुस्लिम महिला है आपके संविधान सभा के अंदर। चलिए सर 15 में से सर हमने देख लिया, एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, बेगम एजाज रसूल थी, अच्छी बात है। एनी मैस्कुलिन को आप लोगों ने देख लिया है। अच्छा फिर नाम है दाक्षायनी बेलायतुन का, है ना, किसका नाम है, दाक्षायनी बेलायतुन। तो भैया दाक्षायनी बेलायतुन के बारे में याद रखिए कि एकमात्र आरक्षित सीट से आने वाली महिला है। क्या सर, एकमात्र आरक्षित सीट से जो महिला आई थी, एकमात्र आरक्षित सीट से सर जो महिला आई थी वो कौन थी, दाक्षायनी बेलायतुन थी। किस सीट से आई थी भैया, एससी सीट से थी, है ना। तो एकमात्र आरक्षित सीट से महिला थी, कौन, वो थी दाक्षायनी बेलायतुन, है ना, एससी सीट से ये आई थी। चलिए अच्छी बात है। ठीक है, तो आपने क्या देख लिया, बेगम एजाज रसूल को देख लिया, दाक्षायनी बेलायतुन को देख लिया, है ना। दुर्गाबाई के बारे में भी आप लोग जानो, दुर्गाबाई थी, है ना। फिर कौन थी, हंसा मेहता थी, है ना, हंसा मेहता के बारे में भी। फिर कमला चौधरी हैं, लीला रे हैं, मालती चौधरी हैं। ठीक है, पूर्णिमा बनर्जी हैं। अच्छा पूर्णिमा बनर्जी के बारे में कहा जाता है कि, है ना, ये भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल थी। कहां पर शामिल थी, भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल थी पूर्णिमा बनर्जी। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन में कौन शामिल थी, पूर्णिमा बनर्जी, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, फिर रेणुका रे के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, रेणुका रे भी थी, रेणुका रे हो जाएंगी यहाँ पर आपकी, है ना, सरोजनी नायडू हो जाएंगी। ठीक है, सरोजनी नायडू हो जाएंगी, राजकुमारी अमृता कौर हो जाएंगी, सुचिता कृपलानी हो जाएंगी। ठीक है, और विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएंगी। ठीक है, तो इतनी चर्चा आप लोगों को करनी है। और आपने देख लिया संविधान सभा में महिला 15 थी,
जिनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, है ना। बाकी कंप्लीट सभी के बारे में जानना है तो डिटेल्ड वीडियो आएगा, आप लोग उसको देख लेना। अन्य तथ्य की अगर चर्चा करें तो भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया, अपनाया गया, अंगीकृत किया गया, जो भी आप कहना चाहें। आप सभी लोग जानते हैं 26 नवंबर 1949, जब आप लोग उसका उद्देश्य का पढ़ते हैं, प्रस्तावना पढ़ते हैं, तो वहां पर ये डेट लिखा हुआ है ना। ठीक है। संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई भैया? 11 बैठक हुई। 12वीं बैठक आप लोगों को पता है 24 जनवरी वाली जो बैठक है, अगर उसको शामिल करते हैं तो 12 बैठक आती हैं। वैसे कितनी बैठकें मानी जाती हैं? तो 11 बैठकें मानी जाती हैं। ठीक है। अच्छा, भारत की संविधान सभा को कितना समय लगा? तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कितने पैसे खर्च हुए सर? लगभग 64 लाख, है ना, 63,96,729, मतलब लगभग 64 लाख रुपए हम लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट किए थे। ठीक है। अच्छा, संविधान सभा के द्वारा एक प्रश्न पूछा जाता है कि भैया कौन प्रतीकात्मक इसका चिन्ह था? तो याद रखना कि संविधान सभा का जो प्रतीकात्मक चिन्ह था वो था हाथी, है ना। तो संविधान सभा के सारे सदस्यों ने क्या कहा? हमारा प्रतीकात्मक चिन्ह क्या होगा भैया? हाथी, है ना, हाथी अपना साथी बनेगा। ठीक है, तो हाथी को उन्होंने यहाँ पर अपना लिया था। चलिए, ये भी चर्चा हो जाएगी। इसके पश्चात लिखा हुआ है भैया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में। तो रेस्पेक्टेड अम्बेडकर सर जो है, इनका पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? बंगाल से हुआ था, है ना। तो इनका कहाँ से पहली बार निर्वाचन होगा? बंगाल से होगा। देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन कहाँ से होगा? तो याद रखना बॉम्बे से होगा। तो ये घटनाक्रम भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है डिटेल क्लास में, कि अम्बेडकर साहब पहली बार जो है बंगाल से चुनकर आते हैं, निर्वाचित होकर के आते हैं। जब देश का बंटवारा हो जाता है तो फिर ना एम आर जयकर के स्थान पर, किसके स्थान पर? एम आर जयकर के स्थान पर भैया उनको बॉम्बे से लाया जाता है। तो सारी चर्चाएं है ना, ये प्रश्न बन जाता है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ था। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगला जो फैक्ट लिखा हुआ है कि संविधान सभा ने भारत की पहली संसद के रूप में कार्य किया है। क्या लिखा हुआ है? संविधान सभा ने भारत की पहली संसद के रूप में कार्य किया है। अच्छा, ये क्या है भैया? तो सुनो मेरी बात ध्यान से, कि संविधान सभा है ना, जो संविधान सभा दो तरह से कार्य करती थी। संविधान सभा दोस्त दो तरह से कार्य करती थी। दो तरह से कार्य का मतलब क्या है सर? सर, इसका एक काम तो ये था कि भैया ये संविधान निर्माण करती थी। क्या? संविधान का निर्माण कर रही थी ना। अच्छा, तो इसका एक काम हो गया संविधान निर्माण करना। दूसरा कार्य दोस्त इसका ये भी था कि ये अगर उस समय पर कोई नियम की जरूरत पड़ती है, तो चूंकि अपने पास कोई संसद नहीं थी, है ना, भारत अभी आजाद नहीं हुआ था, तो अपने पास कोई संसद नहीं थी, तो संसद के रूप में भी ये कार्य करती थी, है ना। इसीलिए कहा जाता है भारत की पहली संसद कौन है भैया? अपना संविधान सभा है। अच्छा, तो यहाँ पर ना दो तरह से चीजें चलती हैं, जैसे कि ये संविधान सभा के रूप में जब जो कार्य करेगी, संविधान निर्माण के लिए जब कार्य करेगी, तो इसके अध्यक्ष होते थे कौन? राजेंद्र प्रसाद होते थे भैया। कौन? राजेंद्र प्रसाद होते थे। जब संसद का निर्माण करती थी तब इसके अध्यक्ष अलग होते थे। और ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों को ना इसको कमेंट में बताना है कि इसके अध्यक्ष कौन होते थे। ठीक है, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, फिर अपन कल इस पर चर्चा करेंगे। चलो, तो इतना आप लोगों ने देख लिया है मेरे साथ। ठीक है, ये सारी चर्चा आप लोगों ने मेरे साथ कर ली है। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है संविधान सभा के वाचन के बारे में, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा संविधान सभा के वाचन के बारे में। भैया संविधान सभा के 3 वाचन होते हैं। कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन। सबसे पहला बेसिक प्रश्न बनता है कि संविधान सभा का सबसे लंबा वाचन कौन सा था? तो याद रखना कि सेकंड वाला जो वाचन था उसका सबसे लंबा था। कौन सा वाचन? सेकंड वाला सर। सेकंड वाले में सर कितना था? तो 10 महीने के समथिंग का था, 10 मंथ का, है ना। 10 महीने तक ये वाचन चला हुआ था। ठीक है। तो संविधान सभा के वाचन के बारे में क्या याद रखेंगे कि जिसका जो दूसरा वाचन होगा सर, ये सर सबसे लंबा वाचन है ना, 10 महीने के समथिंग सर ये चलेगा। अब क्या है कि अगर हमसे सर 3 वाचनों की तिथि पूछ ले, तो भैया देखो, पहला वाचन होगा 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक, है ना। तो 1948 में कब? 1948 में सर 4 नवंबर से 9 नवंबर तक ये चलता है, यानी कि सर 5 दिन ये चला। सर दूसरा वाचन कब से कब तक हुआ? तो भैया दूसरा वाचन जो था वो आपका होगा 15 नवंबर से। कब से? 15 नवंबर से कहां तक भैया? 17 अक्टूबर तक। 15 नवंबर से 17 अक्टूबर तक, है ना। तो ये 15 नवंबर 1948 होगा और इधर 17 अक्टूबर 1949 होगा, है ना। तब जाकर के 10 महीने पूर्ण हो पाएंगे। तो इस प्रकार से ये दूसरा वाचन जो कि सर्वाधिक लंबे समय तक चला था। अच्छा सर, ये भी सर हो जाएगा हमारा। अच्छा, तीसरा वाचन कब हुआ? तो भैया 26 नवंबर 1949 को जाकर के तीसरा वाचन पूर्ण हुआ था, है ना। तो इस प्रकार संविधान सभा के वाचन से यदि प्रश्न बनता है बेसिक, तो आप लोग यहाँ से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे संविधान सभा से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व। तो बी आर अम्बेडकर साहब के बारे में लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के पिता। सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में क्या लिखा है? पहले अस्थायी सभापति। दोस्त थोड़ा सा ध्यान देना, है ना। यहाँ से प्रश्न मैंने आपको अभी दिखाया भी था और यहाँ से प्रश्न बनते ही रहते हैं। तो संविधान सभा के पहले अस्थायी सभापति। दोस्त यहाँ पर एक शब्द आया है अस्थायी, है ना। तो आप थोड़ा सा देखो, पहले अस्थायी सभापति फिर अस्थायी उपसभापति, दोनों प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अस्थायी सभापति आप लोगों ने देखे थे, सच्चिदानंद सिन्हा पहली बैठक में ही बन गए थे। फ्रैंक एंथोनी दोस्त, है ना, ये कौन है? फ्रैंक एंथोनी, ये कौन है? पहले अस्थायी उपसभापति। कौन है? उपसभापति। तो दोस्त एक ऐसा लाइफ में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं फेक पीपल। क्या बोलेंगे हम इनको? फेक पीपल। याद करने की ट्रिक है दोस्त, फेक, क्योंकि इनका नाम है फ्रैंक एंथोनी। तो दोस्त फेक पीपल जो होते हैं उनको हम लोग क्या स्थायी बनाएंगे? नहीं, उनको हम लोग अस्थायी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अस्थायी। अच्छा, क्या फेक पीपल को हम लोग दोस्त सभापति बना देंगे? नहीं, हम उनको क्या बनाएंगे? उप सभापति बनाएंगे। क्या बनाएंगे? उप सभापति। तो इस प्रकार से आपकी बात यहाँ पर बन जाएगी कि भैया अस्थायी और उप सभापति कौन थे? फेक पीपल, यानी कि फ्रैंक एंथोनी, है ना। अब भैया ये लिंक है याद करने के लिए ना, इसका संबंध मत निकालने बैठ जाना उनसे। ठीक है, चूंकि अभी डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं और आप लोग को याद भी कराना है, इसलिए इस प्रकार के
थोड़े टर्म्स हम लोग यूज कर लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो पहले स्थायी सभापति थे। कौन थे? पहले स्थायी सभापति थे, है ना, सब लोग जानते हैं। अच्छा, प्रश्न बनता है कि पहले स्थायी उपसभापति कौन थे? अच्छा सर, अभी तो आपने याद कराया कि अस्थायी उपसभापति कौन थे, तो भैया वो अस्थायी भी थे और उपसभापति भी थे, तो हमने सर फेक पीपल करके फ्रैंक एंथोनी याद कर लिया। अब सर यहाँ पर पहले स्थायी उपसभापति पढ़ना है, तो ये है भैया आपके एस सी मुखर्जी। कौन है? एच सी मुखर्जी। ठीक है, तो एस सी मुखर्जी याद रखेंगे आप लोग कि पहले स्थायी उपसभापति थे। चार बातें आप लोगों ने पढ़ ली हैं मेरे साथ कि भैया सबसे पहले तो आप जानो सभापति के बारे में, ठीक है, सभापति के बारे में जानो, फिर जानो आप लोग उपसभापति के बारे में, है ना, उपसभापति के बारे में, ठीक है, और फिर याद करो मेरे साथ। जैसे कि सभापति की बात करें तो भैया सभापति एक होते हैं स्थायी, है ना, पहले बनेंगे आपके अस्थायी, ठीक है, फिर बनेंगे आपके स्थायी। उसी प्रकार से भैया उपसभापति भी पहले बात करेंगे हम अस्थायी की, फिर बात करेंगे स्थायी की, है ना। अब बताओ, रिकॉल करो मेरे साथ। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं भैया संविधान सभा के अस्थायी उपसभापति कौन थे। अब आप सभी लोग जानते हो सच्चिदानंद सिन्हा साहब हैं, है ना। कौन थे स्थायी सभापति? तो स्थायी सभापति राजेंद्र प्रसाद थे। अच्छा, उपसभापति कौन होंगे? तो अस्थायी उपसभापति भैया मैंने आप लोगों को बताया कि अस्थायी हो और उपसभापति हो तो ऐसे कौन होंगे? फेक पीपल, यानी कि फ्रैंक एंथोनी, फ्रैंक एंथोनी। अब बताओ भैया स्थायी उपसभापति कौन होंगे? तो एस सी मुखर्जी होंगे। कौन होंगे? एस सी मुखर्जी होंगे। चलो, ये घटनाक्रम और ये हमें याद हो जाएंगे तथ्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखेंगे भैया, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि बी एन राव कौन है? संवैधानिक सलाहकार है। बी एन राव संवैधानिक सलाहकार है। जवाहरलाल नेहरू कौन है? संविधान सभा पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति, है ना। प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए, तो भैया संविधान सभा पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए संविधान पर? तो जवाहरलाल नेहरू ने किए। अच्छा, एच बी आर अयंगर के बारे में लिखा हुआ है कि संविधान सभा के सचिव कौन है? एच बी आर अयंगर है ना। तो पूछा जाए कि भैया संविधान सभा के सचिव कौन थे? एच बी आर अयंगर थे, ठीक है। अच्छा, फिर लिखा हुआ है कि संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार कौन है भैया? तो एल एन मुखर्जी है। कौन है? एल एन मुखर्जी। कौन है? संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार है। अच्छा, ठीक है भैया। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा कौन है? अरे भैया ये ना संविधान सभा को लिखने वाले हैं। अच्छा, संविधान सभा को लिखने वाले कौन है? अरे इनके नाम में प्रेम आएगा, बिहारी जी आएंगे, नारायण जी आएंगे। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने संविधान के अपने हाथों से लिखा है। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। तो प्रश्न पूछा जाता है कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा कौन है? ये संविधान के सुलेखक हैं अंग्रेजी भाषा में। अंग्रेजी भाषा में इन्होंने संविधान को अपने हाथों से लिखा हुआ है। फिर दूसरा प्रश्न ये बनता है कि दोस्त ये बताओ तुम लोग, संविधान सभा का मूल संविधान जो है इसके हिंदी संस्करण के लेखक कौन है? तो दोस्त याद रखना कि हिंदी के लेखक यानी कि हिंदी की दवाइयां कौन देते हैं? वैद्य देते हैं। तो बसंत कृष्ण वैद्य कौन होंगे भैया? मूल संविधान के हिंदी संस्करण के लेखक होंगे बसंत कृष्ण वैद्य, है ना। तो ये भी आप लोगों को याद हो जाएगा। फिर आता है भैया बेहुअर राम मनोहर सिन्हा। कौन? बेहुअर राम मनोहर सिन्हा के बारे में कि संविधान में सौंदर्यकरण और सजावट करने वाले व्यक्ति थे ये। संविधान में सौंदर्यकरण और सजावट करने वाले व्यक्ति कौन है भैया? बेहुअर राम मनोहर सिन्हा जी हैं, है ना। अच्छा, तो देखो अब ये इनका नाम क्या है? राम मनोहर, राम मनोहर। तो ये क्या करेंगे भैया? ये हमारे संविधान को मनोहर मनोहर बना देंगे। कैसे बनाएंगे मनोहर मनोहर? उसमें भैया सौंदर्यीकरण करके, उसमें सजावट करके, है ना। तो इस प्रकार से हमको याद रख लेना है राम मनोहर सिन्हा को। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतनी सारी चर्चाएं आप लोगों ने मेरे साथ कर ली हैं। अब बात करेंगे हम समितियों की, है ना। थोड़ी सी चर्चा और करनी है हम लोगों को, क्योंकि हमें यहाँ पर समितियां भी याद करनी है कि भैया यहाँ पर समिति जो है किसके अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्त देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में सुनो सबसे पहले। तो राजेंद्र प्रसाद ये भैया संचालन समिति के थे, है ना। किसके थे? संचालन समिति के थे, है ना। पूछा जाए संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद भैया प्रक्रिया नियम के भी होंगे, है ना। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? आपके राजेंद्र प्रसाद जी होंगे। राष्ट्रीय ध्वज, है ना, राष्ट्रीय ध्वज समिति की पूछा जाए तो कौन होंगे भैया? तो राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? आपके राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अलावा वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। तो भैया राजेंद्र प्रसाद को याद करना है कि राजेंद्र प्रसाद हमारे संचालन समिति के अध्यक्ष हैं, सर प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष हैं, सर राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति के अध्यक्ष हैं, सर ये वित्त एवं स्टाफ समिति के भी अध्यक्ष हैं। तो राजेंद्र प्रसाद को हमने संचालन का कार्य दे दिया, प्रक्रिया नियम का कार्य दे दिया, राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ का कार्य दे दिया, वित्त और स्टाफ भी हमने उनको सौंप दिया। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू की। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप लोगों को याद करना है कि जब जब संघ के साथ कोई समिति लिखी जाए, है ना, जैसे कि संघ संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति, तो भैया कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू होंगे। मैंने कहा संघ संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति, है ना, दोनों में संघ आ रहा है ना, तो जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होंगे। फिर भैया जब जब आपको प्रांत दिखे ना, तो आप लोग वल्लभ भाई पटेल के साथ जाइएगा। जैसे कि देखो अभी वल्लभ भाई पटेल के बारे में लिखा होगा, क्या लिखा होगा कि भैया वो प्रांतीय संविधान समिति के थे, है ना। तो दोनों को याद किया आप लोगों ने। जैसे कि संघ संविधान समिति तो कौन हुए? जवाहरलाल नेहरू हुए। संघ संविधान समिति तो कौन हुए भैया? संघ संविधान समिति तो कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू होंगे, है ना। फिर मैं कहूँ प्रांत संविधान समिति तो कौन होंगे भैया? फिर कौन हो जाएंगे? वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। तो ये भी काम आपका बन जाएगा, ठीक है।
अच्छा, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है वल्लभ भाई पटेल के बारे में ही, क्या लिखा हुआ है कि वल्लभ भाई पटेल जो है वो मौलिक अधिकार संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, है ना। तो वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार संबंधी सलाहकार समिति के भी अध्यक्ष हैं भैया। साथ साथ में ये अल्पसंख्यक जनजाति समिति के भी अध्यक्ष हैं भैया वल्लभ भाई पटेल, है ना। तो चाहे मौलिक अधिकार संबंधी समिति हो, चाहे अल्पसंख्यक समिति हो, कौन होंगे? वल्लभ भाई पटेल होंगे। अच्छी बात है भैया, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए ना, कि जैसे मौलिक अधिकार के भी हैं ये और अल्पसंख्यक के भी हैं, है ना। तो अब इनसे क्या ना, इतना काम अगर नहीं संभलेगा, मतलब यार मैं बता रहा हूँ कि वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, वो मौलिक अधिकार के भी थे यानी कि फंडामेंटल राइट्स के भी थे, और अल्पसंख्यक के भी थे। उन्होंने क्या किया भैया, उन्होंने कहा कि अध्यक्ष तो हम हैं ही, ऐसा करते हैं ना कि अपन क्या करते हैं कि एक उप समिति बना लेते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या किया, मौलिक अधिकार भी उप समिति बनाई और उसके भी अध्यक्ष बनाए। तो मौलिक अधिकार की जो उप समिति होगी, याद रखना, मौलिक अधिकार की जो उप समिति होगी उसके अध्यक्ष कौन होंगे भैया? जेबी कृपलानी। कौन होंगे? जेबी कृपलानी, ठीक है। तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? जेबी कृपलानी। और अल्पसंख्यक वाली जो उप समिति होगी उसके अध्यक्ष कौन होंगे? एस सी मुखर्जी। कौन होंगे? एस सी मुखर्जी। तो याद रखना है आप लोगों को। देखो दोस्तों, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा रिलेट किया है कि वल्लभ भाई पटेल के पास दो समितियां थी। कौन कौन सी थी भैया? एक थी उनके पास मौलिक अधिकार संबंधी समिति और एक थी उनके पास अल्पसंख्यक समिति। दोस्तों याद रखना है कि उनके पास वल्लभ भाई पटेल से प्रश्न अगर बनता है कि मौलिक अधिकार संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल होंगे। अल्पसंख्यक और जनजाति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल होंगे। लेकिन यदि प्रश्न ऐसा बनता है कि मौलिक अधिकार की, है ना, मौलिक अधिकार की जो उप समिति थी, मौलिक अधिकार की उप समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्त आपको बताना है जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी, है ना। और अल्पसंख्यक जो समिति है ना, अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, तो आपको बताना है कि एस सी मुखर्जी थे, है ना। तो इस कंफ्यूजन को आप लोगों को नहीं रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना जानने के पश्चात अपन लोग आगे बढ़ेंगे और इनके बारे में जानेंगे। वल्लभ भाई पटेल को परामर्श या फिर सलाहकार समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था। तो भैया वल्लभ भाई पटेल परामर्श सलाहकार समिति के भी थे। तो वल्लभ भाई पटेल के साथ कितनी चीजें याद कर रहे हो आप लोग? सर आप ना प्रांत के संविधान समिति के अध्यक्ष हो, सर आपके पास फंडामेंटल राइट्स भी है, सर आपके पास अल्पसंख्यक वाला भी है ना, सर आपके पास जनजातीय समिति भी है। अच्छा, और क्या है भैया? तो इनको बताना सर परामर्श के भी आप ही हो, है ना, सलाह लेने के लिए सर आपके पास आएंगे। तो पटेल साहब से आप लोग सलाह लेने जाओगे ही। पटेल साहब के पास प्रांत पूरा है ही, पटेल साहब के पास फंडामेंटल राइट्स हैं, पटेल साहब के पास जनजातीय समिति है, पटेल साहब के पास अल्पसंख्यक समिति है। तो इतनी समितियों के अध्यक्ष कौन है भैया? पटेल साहब है। फिर क्या है? मौलिक अधिकार उप समिति, मैंने कहा था मौलिक अधिकार उप समिति आ गई भैया। ऊपर देखो समिति है ना, तो वो पटेल साहब थे। यहाँ पर उप समिति आ गई तो कौन है? जेबी कृपलानी, है ना। तो फंडामेंटल राइट्स की उप समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? जेबी कृपलानी, ठीक है। झंडा समिति कौन होंगे भैया? जेबी कृपलानी। तो याद कर लेना, चाहे झंडा समिति हो चाहे मौलिक अधिकार उप समिति हो, कौन होंगे? जेबी कृपलानी होंगे, ठीक है। फिर आता है प्रारूप समिति, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण बनता है भैया, बहुत महत्वपूर्ण है। एमपीपीएससी तो 7 नंबर का प्रश्न सीधा देता है इस पर लिखने को। तो इसको पांडुलिपि, है ना, पांडुलिपि समिति, पांडुलिखित समिति, मसौदा समिति, प्रारूप समिति कह दिया जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं इसके भैया अध्यक्ष थे, ठीक है। कमेंट कर आप लोग बताएं कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, और उनके अगर यदि आप लोग नाम भी लिख देंगे तो बहुत अच्छा होगा, है ना। नाम भी यदि आप लोग लिख देंगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत शानदार होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है आवास या फिर सदन समिति। तो भैया इसके अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीताराम भैया। अगर प्रश्न बन जाए कि आवास या फिर सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पट्टाभी सीताराम भैया, है ना। और मुख्य आयुक्तों के लिए प्रांतीय समिति के लिए भी पट्टाभी सीताराम भैया थे। तो याद रखना कि आवास या फिर सदन समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, तो पट्टाभी सीताराम भैया होंगे, ठीक है, पट्टाभी सीताराम भैया। और मुख्य आयुक्तों के लिए प्रांतीय समिति कौन होंगे? पट्टाभी सीताराम भैया, है ना। याद करने के लिए कर सकते हो कि भैया आपका जो आवास है, आपका जो सदन है, वहां पर आप लोग क्या करते रहते हो, आपने देखा होगा बड़े बुजुर्गों को, है ना, सीताराम सीताराम करते रहते हैं। तो पट्टाभी सीताराम भैया यहाँ के अध्यक्ष हो जाएंगे आवास या फिर सदन समिति के, ठीक है। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। पूर्वोत्तर सीमांत समिति के कौन हो जाएंगे? गोपीनाथ बारडोली। पूर्वोत्तर सीमांत, मैंने कहा दोस्तों पूर्वोत्तर सीमांत, क्या बोला मैंने? पूर्वोत्तर सीमांत समिति। तो भैया पूर्वोत्तर सीमांत समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? ये हो जाएंगे गोपीनाथ बारडोली। कौन हो जाएंगे भैया? गोपीनाथ बारडोली, याद रखना है, ठीक है, पूर्वोत्तर सीमांत समिति के। अच्छा, अल्पसंख्यक उप समिति, ये मैंने पहले ही बता दिया है, एस सी मुखर्जी, है ना, ऊपर ही। अच्छा, संविधान सभा के कार्यों के लिए भी लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति बनाई गई थी उसके कौन थे भैया? इसके थे आपके जीवी मावलंकर साहब। कौन थे? जीवी मावलंकर साहब, ठीक है। तो जीवी मावलंकर साहब हो जाएंगे। प्रत्यायक समिति यानी कि क्रिंडिशियल समिति कौन थे? तो ए कृष्णा स्वामी अय्यर थे, है ना। और प्रेस दीर्घा समिति कौन थे? उषानाथ सेन। तो उषानाथ सेन को याद रखना भैया। उषानाथ सेन को कैसे याद रखोगे? ये प्रेस दीर्घा समिति के हैं, है ना, प्रेस दीर्घा समिति, ठीक है। तो इतनी चर्चा अपन लोगों ने कर ली है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ी सी चर्चा और, बस 5 मिनट की चर्चा और, है ना। चलिए बात करेंगे 1940 के अंतरिम मंत्रिमंडल की। तो भैया यहाँ पर मंत्रिमंडल को पढ़ा जाता है। एक तो 1940 का मैं पहले ही बता देता हूँ, और एक और मंत्रिमंडल पढ़ा जाएगा जिसे हम लोग बोलेंगे स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। दोस्त हमें क्या करना है कि दोनों से ही प्रश्न बनते हैं, है ना। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कौन किसका, किसके पास कौन सा विभाग था, साथ साथ में दोस्त जब हम बात करते हैं 1946 का जो अंतरिम मंत्रिमंडल था, वहां पर कौन किसका अध्यक्ष था। तो ये दोनों ही बातों से प्रश्न बनते हैं, है ना। तो आज के इस लेक्चर का अपना ये अंतिम सेगमेंट्स है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक मेरे साथ याद कर लीजिएगा। चलिए
क्या होता है कि जवाहरलाल नेहरू को 1946 के अंतरिम मंत्रिमंडल में काम मिलता है। कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे, है ना, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे और विदेशी मामले थे। तो भैया 1946 का अंतरिम मंत्रिमंडल में विदेशी मामले कैसे मिले हैं? तो विदेशी मामले जवाहरलाल नेहरू को मिले हैं ना, पढ़ा लिखा लड़का है, अंग्रेजी में बातें कर लेता है जवाहरलाल नेहरू, तो विदेशी मामले उनको दे दिए गए। कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष भी उनको बना दिया गया, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष। ठीक है, पटेल साहब के पास क्या है भैया? गृह मंत्रालय है उनके पास, सूचना मंत्रालय है, प्रसारण मंत्रालय है। तो चाहे गृह मंत्री हो, चाहे सूचना मंत्री हो, चाहे प्रसारण मंत्री हो, कौन बनेंगे? पटेल साहब बनेंगे। अरे भैया जवाहरलाल नेहरू को हमने विदेशी मामले दे दिए, है ना, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष बना दिया। पटेल साहब को क्या दे रहे हैं भैया? पटेल साहब को हमने गृह मंत्रालय दे दिया, सूचना प्रसारण मंत्री दे दिया। अच्छा, बलदेव सिंह कौन है? रक्षा मंत्री। अरे सर, रक्षा हम किससे करवाएंगे? रक्षा हम उसी से करवाएंगे जिसके पास बल होगा, है ना। तो बलदेव सिंह कौन हो जाएंगे भैया? बलदेव सिंह हो जाएंगे आपके रक्षा मंत्री। ठीक है, राजगोपालाचारी कौन होंगे? शिक्षा मंत्री। अरे शिक्षा किसको देनी पड़ेगी? तो शिक्षा का जो सेगमेंट से हम किसको दे रहे हैं? हम दे रहे हैं भैया राजगोपालाचारी जी को। किसको दे रहे हैं? राजगोपालाचारी को। क्यों भैया? क्योंकि भैया जिसके पास शिक्षा होगी उसका राज होता है, जिसके पास शिक्षा होती है भैया उसी का तो राज होता है। तो शिक्षा हमने किसको दिया 1940 के अंतरिम मंत्रिमंडल में? हमने दिया राजगोपालाचारी को। ठीक है, शिक्षा को आप लोग राज से करो, राजगोपालाचारी। रक्षा को आप लोग बल से करो, बलदेव सिंह। अच्छा, खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे? तो खाद्य और कृषि मंत्री भैया राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। हमारे राजेंद्र प्रसाद जी कौन होंगे? खाद्य और कृषि मंत्री होंगे, है ना। स्थायी अध्यक्ष थे ना वो। अच्छा, जो स्थायी अध्यक्ष है उसी को हमने क्या दे दिया? खाद्य और कृषि मंत्रालय दे दिया। जो स्थायी अध्यक्ष था उसको हमने खाद्य और कृषि मंत्रालय दे दिया। रेल मंत्री कौन है भैया? आशफ अली, है ना। तो हमने कहा आ जाओ, है ना, आशफ अली के बारे में। आशफ में क्या है? आ। तो कैसे आए भैया? रेल से आओ, है ना, रेल से आओ। तो रेल मंत्रालय हमने किसको दे दिया भैया? आसफ अली को। किसको दे दिया? आसफ अली को, है ना। तो आसफ अली के बारे में, आसफ अली में से आप लोग आ ले लेना। और रेल मंत्रालय, तो रेल मंत्री कौन है? आसफ अली। ठीक है। अच्छा, उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय किसको देंगे हम लोग? अरे भैया याद रखना, उद्योग में पता है क्या करना पड़ता है? उद्योग में ना चीजों को मथना पड़ता है। अच्छा, मथना क्या होता है? मथने को मैं तुम्हें ऐसे बताऊंगा भैया। उद्योग जैसे कि आपके पास कोई कच्चा माल है ना, क्या है, कोई कच्चा माल है आपके पास। इस कच्चे माल को जब लोग आप इसका क्या करोगे? मथोगे, है ना। इसको जब आप लोग मत लोगे तो फिर यहाँ से क्या निकलेगा? प्रोडक्ट निकलेगा, प्रोडक्ट निकलेगा। तो इसी प्रकार से भैया जो उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय बनाया गया वो थे जॉन मथाई। ठीक है, याद रखना। अब ये बदलेंगे, इसलिए मैंने पहले ही आप लोगों को कनेक्ट करवाया यहाँ पर कि अंतरिम मंत्रिमंडल जो है वहां पर जो उद्योग हमने सौंपा है, किसको सौंपा है भैया? मथने वाले को, यानी कि जॉन मथाई को। ठीक है, अच्छी बात है भैया। मथना मतलब भैया परिष्कृत करना, समझ रहे हो? परिष्कृत करना, कुछ चीजों को उसमें ऐड ऑन कर लेना। ठीक है। श्रम मंत्री, अरे भैया श्रम मंत्री कैसे बना दें? तो श्रम मंत्री तो भैया हम उसी को बनाएंगे। श्रम मंत्री हम कैसे बनाएंगे? श्रम मंत्री हम उस व्यक्ति को बनाएंगे भैया, किसको? जो भैया राम का नाम लेकर के जीवन भर श्रम करे, है ना। तो श्रम हमें जीवन भर करना पड़ता है ना। जग में हमें श्रम जीवन भर करना पड़ता है राम का नाम लेते हुए। तो जग जीवन राम को हमने क्या बना दिया? श्रम मंत्री बना दिया। ठीक है। फिर बात आती है भैया किसकी? सी एच भाभा की। किसकी बात आती है? सी एच भाभा की। सी एच भाभा के पास क्या है भैया? याद रखना, भाभा जी को हम देंगे खान और बंदरगाह मंत्रालय। क्या देंगे भैया? खान और बंदरगाह मंत्रालय किसको देंगे? सी एच भाभा को। तो याद रखोगे भाभा जी को क्या मिला यहाँ पर? भाभा जी को हमने दिया खान और बंदरगाह मंत्रालय। फिर वित्त मंत्री, अब बताओ वित्त के बारे में क्या याद रखते हो भैया आप लोग? वित्त के बारे में ऐसे ही तो बोलते हो, वित्त लिया। क्या भैया? वित्त लिया। वित्त लिया का मतलब क्या है भैया? वित्त लिया मतलब लियाकत अली खान। लिया का मतलब क्या है? लियाकत अली खान, है ना। लियाकत अली खान, तो लिख लेना वित्त के पास ही। वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान थे, है ना। तो याद हो जाएगा आपको 1940 का अंतरिम अंतरिम मंत्रिमंडल कि भैया वित्त मंत्री मतलब लियाकत अली खान। अच्छा, अगला सेगमेंट से अपना वाणिज्य का। तो वाणिज्य भैया आई आई चुंद्रीकर। तो भैया बताओ वाणिज्य व्यापार किसका करें? चुनरी का करते हैं। किसका? चुनरी का। तो भैया आई आई चुंद्रीकर साहब का क्या बना दिया? वाणिज्य मंत्री कौन थे? आई आई चुंद्रीकर साहब थे, है ना। बहुत बढ़िया, ये यहाँ तक आप लोगों को याद हो जाएगा। संचार की बात करें तो दोस्त आप लोगों ने टीएमओसी देखा होगा, है ना। टीएमओसी है, टीएमकेसी जो भी है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उसमें क्या होता है? उसमें संचार करने वाला एक व्यक्ति है, जैसे कुछ भी होता है ना, तो आपने देखा होगा अब्दुल रहता है वहाँ, है ना। अब्दुल सारी चीजें बता करके सोसाइटी में बताता है उस तारक मेहता में, है ना। तो यहाँ पर संचार का काम कौन करेगा? अब्दुल रब नस्तर। देखो, जब तक आप चीजों को ना मेमोराइज नहीं करोगे, जब तक आप चीजों को रेट नहीं करोगे, आप लोगों को चीजें याद नहीं होंगी, बार बार भूलोगे आप लोग। तो ऐसे ही किसी ना किसी पर्सन से आप लोग इनको कनेक्ट करो, है ना। मैंने हर चीज को कनेक्ट करवाया है। जैसे कि वाणिज्य किया तो आप लोगों ने दिमाग के अंदर इमेज बनाई होगी, वाणिज्य हम करेंगे चुनरी का, यानी कि आई आई चुनरी का। ठीक है सर, ये हो जाएगा चुनरी। फिर वित्त मंत्रालय, तो वित्त लिया यानी कि लियाकत अली खान हो जाएंगे। खान तो मैंने कहा भाभा जी को हमने खान दे दिया। श्रम मंत्री तो भैया जीवन में श्रम करना पड़ता है, जगजीवन राम। उद्योग तो मैंने कहा कि भैया जॉन मथाई मत लो, है ना, परिष्कृत कर लो तो जॉन मथाई। रेल मंत्री हमने कहा रेल से यानी कि आना पड़ेगा तो आशा पल्ली। खाद्य और कृषि मंत्री जो स्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। शिक्षा मंत्री भैया शिक्षा में हम उसको देंगे जो राज करेगा, राजगोपालाचारी। रक्षा, जिसके पास बल होगा बलदेव सिंह रक्षा करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से चीजों को रेट करना पड़ता है भैया, याद करने के लिए ना। आगे बढ़ते हैं भैया, विधि मंत्रालय की बात करते हैं ना। विधि, तो विधि की बात करें तो जोगेंद्र नाथ मंडल। कौन भैया? जोगेंद्र नाथ मंडल, है ना।
तो जोगेंद्रनाथ मंडल को हमने क्या बनाया था, विधि मंत्री। याद रखना 1946 के अंतरिम मंत्रिमंडल से प्रश्न कई बार पूछा गया है और आंसर होता है क्या, जोगेंद्रनाथ मंडल। कौन है भैया, ये विधि मंत्री है। फिर बात आती है स्वास्थ्य मंत्री की, है ना, तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है, गजानतर अली खां। भैया याद रखना कौन है, गजानतर अली खां कौन है भैया, स्वास्थ्य मंत्री है गजानतर अली खां। गजानतर अली खां है ना, इनके अंदर पहले सबसे पहले आ रहा है गज। तो गज मतलब कि हम बात करते हैं गजानंद की, गजानंद मतलब भैया वो स्वास्थ्य भी देते हैं। तो गजानंद क्या देते हैं भैया, गजानंद देते हैं स्वास्थ्य। तो गजानंद अली खां जो है, गजानंतर अली खां स्वास्थ्य मंत्री हो जाएंगे 1940 के अंतरिम मंत्रिमंडल में। तो आई थिंक आप लोगों को याद हो गया होगा अंतरिम मंत्रिमंडल। आगे बढ़ते हैं, है ना, यहाँ पर थोड़ा सा लिखा हुआ है कि लिखित और अलिखित संविधान में क्या अंतर होता है। तो ये परीक्षा धाम की बहुत अच्छी खूबी है कि वो सारी चीजों को क्लियर करने का प्रयास करते हैं ना। तो लिखित भैया व्यवस्थित रूप से संकलित होगा, लिखित का मतलब व्यवस्थित रूप से संकलित होगा। और अगर अपन चर्चा करें अलिखित की, तो इसमें व्यवस्थित रूप से संकलन नहीं होता है ना। ये औपचारिक रूप से गठित होता है, औपचारिक रूप से गठित नहीं होता है ये, है ना। संशोधन करना आसान नहीं होता इसमें, लिखित में, इसमें बहुत आसान होता है। तो ब्रिटेन का जो है वो अलिखित है, भारत का लिखित है। तो समझाने का प्रयास किया है, कोई प्रश्न यहाँ से नहीं बनेगा, चिंता मत कीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं भैया। अब थोड़ा सा बस लास्ट सेगमेंट है कि स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। तो भैया देखो यहाँ पर कि मैंने जैसे वहां याद कराया था, वैसे ही आप यहाँ पर देखो कि जवाहरलाल नेहरू कौन है। तो जवाहरलाल नेहरू भैया देखो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रमंडल हैं, विदेशी मामले वहां भी थे यहाँ भी हैं, और वैज्ञानिक शोध। तो चाहे वैज्ञानिक शोध हो, चाहे विदेशी मामले हो, चाहे राष्ट्रमंडल हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, ये कौन है भैया, जवाहरलाल नेहरू है। अच्छा, गृह मंत्रालय वहां भी पटेल साहब के पास था, सूचना प्रसारण वहां भी था, यहाँ भी है, और राज्यों के मामले मिल गए हैं पटेल साहब को, तो ये तो बड़े आसानी से याद होंगे। खाद्य कृषि मंत्री भैया वहां भी कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे, यहाँ भी राजेंद्र प्रसाद है ना। वित्त मंत्री, अब थोड़ा सा आप लोग रिलेट कर करके याद कीजिएगा, जैसे कि वित्त मंत्रालय की अपन चर्चा करें भैया, तो वित्त मंत्री वहां कौन थे, हमने कहा था वित्त लिया, यानी कि लियाकत अली थे। लेकिन यहाँ पर कौन होंगे भैया, तो याद रखना कि यहाँ पर वित्त मंत्री कौन होंगे दोस्त, यहाँ पर जो वित्त मंत्री होंगे ना आपके, वो होंगे आर के षणमुगम शेट्टी। क्यों भैया, ऐसा क्यों किया, तो दोस्त ऐसा हुआ होगा कि स्वतंत्रता के बाद क्या, अब हम चूंकि स्वतंत्र हो चुके हैं, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल पढ़ रहे हैं, तो स्वतंत्रता के बाद हमने कहा होगा अब हम वित्त लेंगे नहीं, क्या पहले वित्त लिया था अंतरिम मंत्रिमंडल में, तो अब वित्त लेंगे नहीं, हम उसको देंगे भैया जिसके षणमुख हों। कितने मुख हों भैया, जिसके षणमुख हों, है ना, जिसके कितने मुख हों, इसके षणमुख हों, ठीक है। तो षणमुखम शेट्टी, तो याद कर पाओगे कि भैया अब वित्त मंत्री कौन बनेगा स्वतंत्रता के पश्चात, अब हम स्वतंत्रता के पश्चात उसको वित्त देंगे किसको, जिसके षणमुख हों, यानी कि षणमुखम शेट्टी, ठीक है भैया। अब बात करते हैं शिक्षा की। अच्छा, वहां शिक्षा में कौन था, अरे सर वहां तो शिक्षा में हमने ये देखा था कि जो सर शिक्षा होगी उसके पास उसी का राज होगा, यानी कि राजगोपालाचारी थे। यहाँ पर कौन है, अरे भैया यहाँ पर अबुल कलाम आजाद होंगे। कौन होंगे, अबुल कलाम आजाद, ठीक है, अबुल कलाम आजाद होंगे दोस्त, ठीक है, अबुल कलाम आजाद। चलिए, रेलवे और परिवहन मंत्रालय की बात करें तो दोस्त मैंने वहां रेलवे का बताया था कि आशफ अली थे, हमने कहा था रेलवे मतलब आशफ। लेकिन यहाँ पर कौन होंगे भैया, यहाँ पर जॉन मथाई है। तो याद रखना दोस्त, वहां पर जॉन मथाई किसके थे, वहां पर जॉन मथाई थे भैया उद्योग और आपूर्ति के, किसके थे, उद्योग और आपूर्ति के। यहाँ पर किसके हैं भैया, रेलवे और परिवहन के हैं आपके जॉन मथाई, ठीक है। अच्छा, विधि के कौन थे भैया वहां, तो विधि के आपने देखा था जोगेंद्रनाथ मंडल थे, है ना। यहाँ पर कौन है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के। श्रम के वहां भी जगजीवन राम थे, यहाँ भी हैं। रक्षा के वहां पर भी बलदेव सिंह थे, यहाँ भी हैं। स्वास्थ्य के वहां कौन थे भैया, वहां थे गजानतर अली खान, है ना, गजानतर। यहाँ पर कौन है भैया, राजकुमारी अमृता कौर। तो स्वतंत्रता के पश्चात हम स्वास्थ्य किसको देंगे, जिसके पास अमृत होगा, क्या होगा भैया, जिसके पास अमृत होगा, जिसके पास अमृत होगा, यानी कि राजकुमारी अमृता कौर, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम लोग संचार की। अच्छा, संचार के वहां कौन था भैया, अरे संचार का दोस्तों वहां अब्दुल था, तारक मेहता से याद किया था आप लोगों ने, कौन था, अब्दुल रब नस्तर, है ना। लेकिन यहाँ पर कौन होगा दोस्त, यहाँ पर होगा रफी अहमद किदवई, रफी अहमद किदवई। तो याद करना है भैया, वहां अब्दुल था, यहाँ पर अहमद है, ठीक है, रफी अहमद किदवई। अच्छा दोस्तों, उद्योग आपूर्ति का वहां पर कौन था, मैंने कहा था उद्योग के लिए तो भैया मथना पड़ता है उद्योग में, है ना, मथना यानी परिष्कृत करना पड़ता है। तो जॉन मथाई थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कौन होंगे, स्वतंत्र भारत में उद्योग और आपूर्ति के होंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन होंगे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। कार्य खान ऊर्जा का दोस्त वहां कौन था, भाभा थे, मैंने कहा था भाभा है ना, बंदरगाह और उसके खान के। यहाँ पर कौन है दोस्त, गाडगिल साहब है, गाडगिल साहब, है ना। वाणिज्य के वहां पर कौन थे, चुंद्रीगर थे। यहाँ पर कौन होंगे, सी एच भाभा साहब। तो भाभा साहब को बदल गया, यहाँ पर वो वाणिज्य मंत्री बन चुके हैं। तो दोस्त इतनी सारी चर्चा हम लोगों ने कर ली है, ठीक है। प्रस्तावना से संबंधित कुछ तथ्य यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिनको अपन लोग कल चर्चा करेंगे, कल के वीडियो में ना। चलिए, अब इतना अपन लोगों ने पढ़ लिया है, आज संविधान सभा पर चर्चा की है बहुत अच्छे से। तो आई होप कि आप लोग क्या करेंगे, जितना मैंने आप लोगों को बताया है इसको रिकॉल करने का प्रयास करेंगे। आप लोग 2 से 3 बार खुद से भी इस बुक को पढ़ेंगे, जो मैंने बताया है उसी तरह से मेमोराइज करेंगे, और फिर शाम को मेरे साथ ऑब्जेक्टिव लगाएंगे ना। इतनी आप लोग मेरे साथ करते चलेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल। अच्छा, संविधान सभा के बारे में यदि आप लोगों को डिटेल से पढ़ना है तो इसी चैनल पर एक वीडियो और है जो प्राइवेट है ना, एक वीडियो है प्राइवेट है। यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उसको क्या कर दूंगा, पब्लिक कर दूंगा, है ना, जिससे आप लोग उसे बेहतर ढंग से कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलो मिलते हैं आज शाम को अपने अभ्यास के टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू सो मच।